नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात करेंगे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले या फिर अंतरिम फैसले की, जिस पर एक नई बहस छिड़ गई। आज वक्फ कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से, यानी पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार दिया। हालांकि अदालत ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर जरूर पाबंदी लगाई है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जाज मसीह की बेंच ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की जो संख्या है वो 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जमीनी विवाद का जो निपटारा है उसे कलेक्टर ना करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अब नई तरह की चर्चा है। मुस्लिम संगठन अपनी से जीत बता रहे, वहीं सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट है। हालांकि यह फैसला नहीं बल्कि अंतरिम फैसला है। वक्फ कानून पर फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा। वक्फ कानून पर मचा बवाल क्या खत्म हो गया? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर वक्फ को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में बड़ी राजनीति थी या फिर भ्रम फैलाने की कोशिश थी या भ्रमित करने की कोशिश थी, क्या अभी फिलहाल उसे विराम लग जाएगा? लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखें। वक्फ पर मचे बवाल, नए कानून पर उठ रहे सवाल और मुस्लिम संगठनों में उबाल के बीच वक्फ कानून से जुड़े मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कानून में दिए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से हों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम होने की शर्त भी खारिज कर दी है। साथ ही सबसे बड़ी अदालत ने वक्फ संपत्ति पर राजस्व से संबंधित कानून पर रोक लगा दी है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है। आज इस फैसले ने और भारत सरकार के अमेंडमेंट एक्ट बिल ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, तहसीलदार हो, कानून को हो, लेखपाल हो, नायब तहसीलदार हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, सिविल कोर्ट हो, अन्यमलाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी रास्ते खुले हैं, सभी फोरम खुले हैं, सभी जगह जा सकते हैं, सभी जगह सुनवाई हो सकती है और सबके साथ न्याय हो सकता है। इसके साथ ही वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्षकारों की बाँछें खिल गई हैं। जो फैसला आया है ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी तो कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्षकारों ने सराहा तो कानून के समर्थक याचिकाकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतोषजनक बताया।
वहीं फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला बहुत राहत देने वाला है। वक्फ की संपत्तियों पर अब कोई खतरा नहीं। बहरहाल तो सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम फैसले की बात हुई, लेकिन अब सवाल है कि एक तरफ जो वक्फ से जुड़े लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनका एक तरफ तर्क है कि उनका कहना है कि जो हमारी मांगे थी मोटा मोटा उसे मान लिया गया, लेकिन पूरा फैसला, अंतिम फैसला आना बाकी है। ओवैसी ने भी यही कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई और उसे अंतिम फैसले के तौर पर देखने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। स्वामी चंद्रांशु हैं, महाराज कथावाचक है, बहुत स्वागत है चंद्रांशु जी आपका। अतुल यादव है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है अतुल आपका। रामकुमार पाल साहब हैं, बीजेपी लीडर, हमारे साथ, बहुत स्वागत है रामकुमार जी आपका। और विकास जोगी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है विकास जी आपका। विकास जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, अंतरिम फैसला है, लेकिन मोटी मोटी कितनी राहत है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। सरकार कह रही है कि अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे लिए हमारे हिस्से की, हमारे हक की बात आ गई। लेकिन इस अंतरिम फैसले में दो तीन महत्वपूर्ण बातें, एक तरफ यह है कि पूरे कानून को जो खत्म करने की मांग थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन कुछ राहत मुसलमान पक्ष को दी है या वक्फ से जुड़े लोगों को दी है, महत्वपूर्ण है। विकास जोगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अब सुन नहीं पाया था, दोबारा एक बार बोलना पुनः। मैं कह रहा हूं जो सवाल इस वक्त सबसे अहम है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम फैसला, लेकिन अंतरिम फैसले पर दावा बढ़ा है। एक तरफ सरकार उसे स्वागत के तौर पर देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि शायद इसे हम अपनी जीत कह सकते हैं। हालांकि उसमें बटे हुए बयान है। वहां पर मुसलमान पक्ष को हमने सुना, उन्होंने कहा कि अंतरिम फैसले में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जो हमारी मांग थी उसे मान लिया गया। पूरे कानून की अगर हम बात करें तो फिलहाल उस पर अभी इंतजार रहेगा, लेकिन मोटी मोटी एक लाइन खींच दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हुआ क्या था कि मैं आपको बताऊं, इस पर अभी ना तो मुस्लिम पक्षों को इतनी खुशी मनानी चाहिए कि सारी बातें मान ली जाएगी, और ना ही केंद्र सरकार को हताशा महसूस करनी चाहिए कि हमारे हाथ से सारी चीजें निकल गई। मोटा मोटा इसमें हुआ क्या है कि सिर्फ ओनली एक तो पंजीकरण वाला जो विषय था, जो वक्फ बाय यूजर वाला था कि कोई संपत्ति है और उसको लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है, उसको वक्फ बोल दिया गया और वक्फ हो गई। तो उसको लेकर जो गवर्नमेंट ने जो बिल आया था, उसमें जो वक्फ बाय यूजर के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके सारे पेपर फॉर्मेलिटीज वो दिखाने होंगे। तो एक तो उस पर अभी जो हाल फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है, और दूसरा वो एक पॉइंट था, वो 5 साल इस्लाम अभ्यासरत ऐसा कोई इस्लामी व्यक्ति होगा, वो इस वक्फ से संबंधित वक्फ को कर पाएगा और वक्फ से रिलेटिव होगा। दूसरा वो अगला पॉइंट था उसको लेकर अतुल जी, कि गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करना, एक उसको अंडर मार्क किया गया। और दूसरा जो वक्फ संपत्तियों के कागजों को लेकर जो था कि वक्फ संपत्ति को वही वक्फ बाय यूजर से संबंधित थी, ये भी है चौथा पॉइंट। और एक इसमें जो इन्होंने रखा था याचिकाकर्ता ने कि इसमें धर्म के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन हो रहा है, जबकि इस बिल में आर्टिकल 25, 26 का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा, क्योंकि जो धार्मिक स्वतंत्रता से इनसे कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। ये तो देखा जाए तो 1954 से लेके आज तक कई बार संशोधन हुए, 2013 में भी संशोधन हुआ था। बस हुआ क्या कि 2025 में थोड़ा सा जो है एक नजदीकी से जाकर उसमें संशोधन किया गया, और जिसको लेकर सबके सामने सभी से आम सहमति भी मांगी गई केंद्र सरकार के द्वारा, और इन सब चीजों को लेकर। और दूसरा मैं जो बोल रहा था कि अभी इसमें किसी भी पक्ष को इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इस पर जो है कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार सिर्फ जो एक जो कमेंट किया था, जो एक सोचने का, उसमें कोई भी अन्य भर्ती नहीं करेगी। जैसे कि गैर मुस्लिम को एक उसमें ऐड करने का विषय था, सिर्फ इतना सा विषय। और बाकी जब भी विचाराधीन है, अगली डेट पर केंद्र सरकार से भी नोटिस हुआ है, वो तुषार मेहता जी ने भी उनको अपना जवाब दाखिल करना, उसके बाद में आगे सब चीजें इसमें क्लियर होंगी। और ऐसा कोई कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें बदली जाए। हाँ, इसमें एक जो विषय जो एक सोचने वाला और थोड़ा सा गंभीर सा लगा, इसमें जो गैर मुस्लिम को इस बोर्ड में शामिल करना, तो गैर मुस्लिम में
हमको गैर मुस्लिम में मुझे लगता है कि इन सरकार को इसमें कोई हिंदू को शामिल ना करके अन्य जो अल्पसंख्यक लोग हैं अल्पसंख्यक को उसमें शामिल किया जाएगा, जिससे कि जो है गैर मुस्लिम में एक अल्पसंख्यक वाला दर्जा उसका पूरा हो। और रहा 5 साल वाला, जो 5 साल वाला जो इन्होंने रखा था कि 5 साल वही 5 साल इस्लाम को जो कंटिन्यू 5 साल इस्लामी होगा वही इस वक्त में आ पाएगा, वक्त को कर पाएगा, तो उसका एक एनालिसिस करना शायद सभी के लिए कठिन लग रहा है मुझे कि शायद सरकार भी नहीं कर पाए। इसके लिए कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये व्यक्ति 5 साल इस्लाम के लिए इसने समय से सारी चीजों का पालन किया है, क्योंकि इसके लिए तो एक वही व्यक्ति बता सकता है और इसका कोई पैमाना भी नहीं है कि 5 साल उसने 5 वक्त की नमाज वगैरह जो भी इनमें होता होगा वो सब चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाए होंगे। और वफवा यूजर वाला विषय, इस पर तो इसको निरस्तीकरण ही करना चाहिए, क्योंकि इससे ना जाने बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि देश हित में या फिर मान लो अन्य विभागों की, रेलवे विभाग की भी कुछ संपत्ति ऐसी हैं, कुछ क्या मतलब अधिकांश संपत्ति ऐसी हैं जो वक्फ यूजर के तहत जिसका इस्तेमाल हो रहा है वक्फ के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ज्वलंतशील मुद्दा था इस देश के लिए। और कानून बना, और कानून जो है कोई ऐसा नहीं कि कानून सिर्फ लोकसभा में पास हुआ हो, आपने देखा प्रोसेस से हुआ है सारा सब चीज और राष्ट्रपति वगैरह सबका अनुमोदन प्राप्त। विकास भाई मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर दो चीजें। एक तरफ जो आपसे मैंने जानबूझकर पूछा था ताकि लीगल एस्पेक्ट्स और जो ग्राउंड्स हैं वो आप क्लियर कर दें। ना तो किसी को बहुत खुश होने की जरूरत है और ना ही हताश होने की जरूरत है, वो चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर कहें कि सरकार की तरफ से जो भी वहां पर ग्राउंड्स रखे गए, ये इसके लीगल एस्पेक्ट्स हो गए। अब यहां पर वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि बीजेपी हो या फिर हिंदू पक्ष हो, वो जानबूझकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, कानून के जरिए उसमें दखल देना चाहते हैं, इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। ये दोनों तरफ से आरोप लगा। बीजेपी सफाई देती रही, सरकार अपना तर्क देती रही, और दूसरे पक्ष जो कि राजनीतिक दल है या वक्फ से जुड़े कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनका यह तर्क था कि नहीं, जानबूझकर यह किया गया है, संशोधन जानबूझकर हुआ है। क्या उसको झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि इस पूरे कानून को खत्म करने की कोई बात नहीं है। हां, रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई केस हो वहां पर अलग विषय हो सकता है। जरा इसको समझाएं। उसमें अभी जैसे आपने बोला कि अभी मैं अगर कुछ अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ऐसा लगेगा कि कुछ जो हमारे पैनल में राजनीतिक लोग हैं कि मैं किसी पार्टी पक्ष के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज से पहले जितने भी संसद में कानून बने हैं, हमारा देश चलता भारत संविधान से है, ना कि किसी राजनीतिक लोगों के द्वारा, ना राजनीतिक इशारे पर चलेगा। और रहा इसका कि अगर पिछले कानूनों की बात करें, हम 3 तलाक वाला मुद्दा हो, हलाला वाला मुद्दा हो, जहां तक कि 370 वाला जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, उसको लेकर भी याचिका दायर हुई। और उसी याचिका दायर करना और याचिका का एक्सेप्ट होना एक दूसरा विषय है। और उस याचिका का परिणाम आना, आज जो परिणाम आया उस परिणाम को लेकर जैसे कि मान लो माहौल, एक नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे इस देश में कि वक्फ कानून की जीत हुई, हम लोगों की जीत हुई और जो सरकार की हार हुई। अभी ना तो, फिर मैं रिपीट करता हूं कि ना तो सरकार को इसमें हताश होने की है कि सरकार को डिफीट मिला हो, और ना ही कोई याचिकाकर्ता की कोई जीत हुई हो। हाँ, लेकिन अभी जो इनको सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के जो याचिका, उनको जो एक डाउट था कि जैसे वक्फ कानून आया, वक्फ कानून के बाद जो इनको जो गैर मुस्लिमों को बोर्ड में जोड़ने वाला जो विषय था उसको लेकर कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो कमेंट किया उसी चीज पर किया कि गैर मुस्लिम को इस बोर्ड पर नहीं जोड़ा जा सकता। और जो बिल्कुल सही बात है, और जो शायद कहीं शंकाएं थी या जिसको लेकर कुछ आपत्तियां थी जो कि लीगल एस्पेक्ट उसके हो सकते हैं, उस पर कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर न सिर्फ टिप्पणी की बल्कि उस पर कुछ पाबंदियां भी लगाई है। विकास हमारे साथ बने रहिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि कलेक्टर की जांच के प्रावधान पर रोक लगाने को लेकर अपनी बात कर रहे थे, उनका कहना है कि कलेक्टर के पास अभी भी सर्वे की शक्ति है। इसीलिए जो ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी डेटा दे कि किसने धर्म बदलकर वक्फ को संपत्ति दी है, यह डेटा भी सार्वजनिक होना चाहिए। हालांकि इसमें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा भी गया है कि अंतरिम फैसला है, इसको लेकर जैसा अभी विकास भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हताश या फिर बहुत ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी डेटा दे कि जिसने अपना धर्म बदलकर अगर वक्फ में संपत्तियों को अटैच किया है, वो डेटा भी सार्वजनिक सरकार को करना चाहिए, या बीजेपी पार्टी से उन्होंने खासतौर से अपील की है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया, लेकिन अंतिम फैसले की उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है। हमारे साथ बाकी मेहमान है अतुल यादव, समाजवादी। हाँ, सुन लेते हैं जरा वैसी साहब क्या कह रहे हैं। कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन,
उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले बहरहाल तो वैसे एक तरफ स्वागत भी कर रहे थे, बैलेंस उन्होंने प्रतिक्रिया दी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डेटा दे दिया। अगर कोई आरोप कोई पार्टी लगा रही है, खासतौर से बीजेपी का उन्होंने नाम लिया कि डेटा दे दें कि क्या वक्फ में कोई प्रॉपर्टी किसी ने धर्म बदलकर अटैच किया है, सबको पता चल जाएगा। अतुल यादव समाजवादी पार्टी वक्फ कानून को लेकर बहुत कुछ अपनी तरफ से पहले से ही आरोप लगा चुकी है बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर, लेकिन अब जब क्योंकि सर्वोच्च अदालत में मामला है, वहां से एक अंतरिम फैसला है, आप भी मानते हैं कि आप बैलेंस है, कुछ शंकाएं थी उसको दूर भी किया गया और अंतरिम फैसले में एक मोटी मोटी लकीर खींच दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कानून को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, हां कुछ उसमें प्रावधान है जिसको हम पाबंद करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का जो आज अंतरिम फैसला आया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार है और लोग अपनी बातों को लेकर के जो पार्टियां थी, जो इनको शंका थी, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना और अंतरिम फैसला अपना सुनाया। अगर किसी सेक्शन 3 व 4 पे उन्होंने स्टे दिया तो ये भी स्वागत योग्य है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार की मंशा जो थी वो थी, कलेक्टर को जो पावर दी थी या अन्य जो पावरें डेलीगेट करने की कोशिश की थी वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से, वो सरकार जो थी वो जाति कर रही थी और अगर किसी धर्म में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रही थी, तो जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आज का आदेश, अंतरिम आदेश ही सही लेकिन स्वागत योग्य है, सभी इसका स्वागत कर रहे हैं और हमारी पार्टी भी इसका स्वागत कर रही है। सभी को अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखने का अधिकार है, चाहे कोई भी पक्ष हो। वो देश की सर्वोच्च अदालत है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कलेक्टर वाले मामले में स्टे दिया गया, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर कहीं पर भी कोई बात आती है और रही बात, सभी ने इसका तो आज स्वागत किया। अगर जो मेरी जानकारी के अनुसार में सरकार का पक्ष, सरकार के द्वारा भी इसका स्वागत किया गया है, तो अगर ये बात तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो इस पैनल पे बैठे हुए साथी वो बता पाएंगे सरकार के द्वारा इसका स्वागत किया गया, नहीं स्वागत किया गया है। रही बात अगर उसमें धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक संतुलन बना के चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरकार ने ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत ये बिल लाया था और जो ध्रुवीकरण राजनीति के तहत मनमाने तरीके से बिल को पास कराया था। अगर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे किया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और अतुल भाई बात तो वही हो गई ना, घूम के वही बात आ गई। एक तरफ आप स्वागत भी कर रहे हैं, फिर आप शंका भी पैदा कर रहे हैं, फिर आप शंका के साथ साथ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मेरा तो यही तो सवाल है ना, जो विकास भाई ने समझाया, इसीलिए मैंने पहले उनसे डिटेल में समझ लिया ताकि ये ना लगे कोई लीगल एस्पेक्ट हम छोड़ रहे हैं। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून है उसको खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तो कानून को खत्म करने की मांग तो तमाम पार्टियां कर रही थी। वो कह रही है कि कानून आना नहीं चाहिए। अब यहां पर आप कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट पर पाबंद कर दिया, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। अभी तक तो पार्टियां ये कह रही थी, बिहार से लेकर तमाम राज्यों में, उधर बंगाल में ममता कह रही थी कि हम लागू नहीं होने देंगे। कोर्ट ने कहा पूरे कानून को खत्म करने की कोई बात नहीं है, हाँ ये अंतरिम फैसला जरूर है, आगे क्या आएगा वो फैसला हम देखेंगे। यानी आपकी मांग को पूरी तरह से ना तो माना है ना खारिज किया है, इसको तो स्वीकार करिए। सुन लीजिएगा, संपूर्ण आदेश तो नहीं आया है ना, अभी इंतरिम आदेश आया है। जो आदेश आया है हम उसका स्वागत करते हैं। जब संपूर्ण आदेश आएगा तो उस पर बहस भी करेंगे। अभी तो जो आदेश आया है वो स्वागत योग्य है। जिस बिंदुओं पर आदेश आया हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी जो आदेश आया है हम उन्हीं पे तो बातें करेंगे। अतुल प्रताप सिंह जी, जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज अंतरिम आदेश में अपना फैसला सुनाया गया है उसका ही तो हम स्वागत कर रहे हैं। बाकी जो चीजें आएंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब भी उस विषय पे संपूर्ण आदेश जारी किया जाएगा या उस पे अभी जो सभी लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, उस विषय पर जब भी कोई बात होगी उस पर बात रखेंगे। हम बिल्कुल सही कहा अतुल भाई, मैं सहमत हूं आपसे, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आता है ना तो स्वागत ही करना पड़ता है, क्योंकि वो सर्वोच्च अदालत का एक तो मामला है। और दूसरा, आप शायद खुलकर नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन यहां पर विकास भाई हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर बिलाल खान भी जुड़ गए हैं। वो ना सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर हैं बल्कि उसके साथ साथ अधिवक्ता भी हैं। मैं उनसे भी समझूंगा कि क्या यहां पर किसी को, वो चाहे मुस्लिम पक्ष हो या फिर सरकार हो या फिर हिंदू पक्ष हो, क्या किसी को बहुत खुश होने या निराश होने की जरूरत है। ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सुना गया,
कोर्ट ने उस प्रक्रिया के तहत जब सुनवाई की तो कुछ चीजों को पाबंद किया, कुछ चीजों में लगा कि हां ये शायद दखलंदाजी हो सकती है, इसमें शंका वाजिब है, उसे पाबंद भी किया। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरे कानून को खत्म करने या रद्द करने जैसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल रामपाल जी, भाई अतुल यादव स्वागत भी कर रहे हैं और वो पूछ भी रहे हैं कि क्या सरकार हताश हो गई, निराश हो गई या स्वागत कर रही है, क्योंकि आपके ऊपर शंका भी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो कुछ पाबंदियों के साथ स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, मिला जुला फैसला है और कोई खास इसमें ये नहीं है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि 40,000 एकड़ जो इन्होंने दावे ठोके थे अब वो नहीं कर सकते। दूसरा, पंजीकरण का नियम जो था 1995 से 2013 के बीच का, उस पे किसी तरह की रोक नहीं है। तो पंजीकरण, रजिस्ट्री, जो भी जमीनें इनके वक्फ बाय यूजर में हो चाहे कहीं भी हो, रजिस्ट्री तो इनकी लागू है, उस पे भी कोई रोक नहीं लगाई है। तो इस तरह से मिला जुला फैसला है, लेकिन ठीक है कि ये कंसेंटम हो गया एक तरह से, तो इस तरह से है। और जो धारा 23 थी जो जिसमें 5 वर्ष वाला निकाल दिया, लेकिन कमेटी में 11 मेंबर की कमेटी होगी, उसमें 3 दूसरे होंगे और उसका सीईओ मुस्लिम ही हो, या ऐसी एक बात कही गई है। ठीक है, वो धर्म के उनके मामले में वो निर्णय ले सकते, पर 3 अपना जो सुझाव देना है, यहाँ लड़ना लड़ाना नहीं है। जो सरकारी जमीनों में कब्जा हो रहा था वो कैसे रोका जाए, और 40,000 एकड़ जो जमीन इन्होंने दावे ठोके थे लुटियन दिल्ली में चाहे जहां जहां, वो बची, उसके लिए हम खुश हैं। ठीक है, बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। बिलाल भाई, दोनों तरफ से मैं चाहूंगा कि अपनी बात आप रखें। जो हमारे साथ विकास जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई किसी पक्ष को बहुत खुश होने, हताश होने की जरूरत नहीं है। एक बैलेंस यहां पर अंतरिम फैसला आया है, उसमें कुछ मांगे मानी गई हैं क्योंकि शंका में थी और वो शायद उस पक्ष के हक की थी, लेकिन कुछ चीजों को बैलेंस किया गया है। मैं चाहूंगा कि क्या मुस्लिम पक्ष इससे बहुत निराश हो गया, क्योंकि कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उनका कहना है कि हम स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन अंतिम फैसले की उम्मीद है। क्या अंतिम फैसले में कुछ बदल जाएगा, ऐसा आपको लगता है, या फिर जो 3 सदस्य की बात है, राजस्व में हस्तक्षेप कलेक्टर का होगा नहीं होगा, उसको लेकर जो पाबंदियां हैं, 5 साल का जो मामला है, ये क्या शंका मान लिया कोर्ट ने कि हां ये शंकाएं वाजिब है, या इसके पीछे कोई और तर्क था? बिलाल, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। चंद्रांशु जी, हिंदू पक्ष सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि मामला सरकार बना मुस्लिम पक्ष था, वक्त था, लेकिन उसमें हिंदू पक्ष का अपना एक अलग मूवमेंट कह सकते हैं या प्रतिक्रिया कह सकते हैं, या फिर उन पर आरोप कि आप लोगों के दबाव में ऐसा किया गया है। कहीं से कोई आपका इस पूरे मामले से कनेक्शन था, या इस फैसले के बाद आप लोगों में कोई खुशी की लहर आ गई कि हां सीधा सीधा हमारी मांग को खारिज कर दिया गया, मान लिया गया, कुछ ऐसा है इफ एंड बट? हम लोग तो शुरू से ऐसे, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं न्यायालय है और पूरा देश कहीं न कहीं उसके आदेश को पालन कर रहा, मान रहा है। हमको लगता है कि हम बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ में कहीं न कहीं न्याय की जो अपेक्षा होती, उम्मीद होती है, वो कहीं न कहीं बार बार खरी नहीं उतर रही और कहीं कहीं छल हो रहा है। बैठे लोगों को हम सबकी भावना से कोई लेना देना नहीं है। उसका एक उदाहरण भी हमसे आप ले लीजिए। उदाहरण इस तरह से ले लीजिए, आप राम मंदिर के पूरे मुद्दों को देख लीजिए। विकास जोगी जी बैठे हैं, ये देश को बता दें, हम सब जानना चाहते हैं, हम लोगों ने 70-75 वर्ष तक जो भी यहां से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो भी हम लोगों ने मुकदमा लड़ा, हम लोगों ने डिवाइड के लिए नहीं लड़ा था कि हम टुकड़ा बांटेंगे या खैरात में इनको कुछ जमीन देंगे। हम लोग इसीलिए राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे कि अगर राम मंदिर है, राम जी का है, तो पूरा का पूरा हमको चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और जब साबित हो गया तो 5 एकड़ फिर जमीन देना, ये किस लिए दिया गया, ये आज तक समझ में हमको नहीं आ पाया। एक साथी जो समाजवादी को सुन रहे थे, उनसे पूछ लें, आज वो स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अब लगता है कि बहुत कुछ उनके जो रहनुमा लोग हैं, जिनके बदौलत वो हैं, उनको कुछ मिल रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं। पर इनसे इस बात को पूछ लें कि अगर मुर्शिदाबाद को लेकर के कोई जो घटना हो रही थी, न इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष न ये कभी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी तरह कश्मीरी पंडितों का मामला हो, संविधान के बारे में। एक मिनट स्वामी चंद्रांशु, मैं चाहूंगा ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फैसला हो रहा है या फिर उस पर सुनवाई हुई थी, उस पर एक अंतरिम फैसला आया है, उसके इर्द गिर्द है। अब इसमें अतुल भाई, उनकी पार्टी का क्या लेना देना भाई? नहीं, आप कश्मीरी पंडित, वो अलग विषय है, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, जब हम चर्चा करेंगे। अभी वक्फ कानून को लेकर एक सवाल था, वहां पर एक मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के फैसले का यहाँ पर जो है बीजेपी के लोग जो बैठे हुए हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं, समाजवादी
समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हम स्वागत करते हैं। एक अधिवक्ता है वो कह रहे हैं कि बैलेंस है, किसी को हताश या निराश होने की जरूरत नहीं। आपने कहा नहीं कि हिंदू पक्ष को एकदम निराशा हाथ लग गई, कैसे भाई? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ क्योंकि अगर राम मंदिर हम अयोध्या से हमारे राम मंदिर में 5 एकड़ खैरात में दी जाएगा तो जाके कोर्ट में उसके लिए आप करते ना, आप कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं भाई। अब यहाँ पर बैठ के राम मंदिर बन गया, वहां पर जो है प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा अर्चना शुरू हो गई। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे 5 एकड़ चला गया। अरे फैसला किसने दिया था भाई? आपके पास भी अधिकार था, चैलेंज कर देते जाके वहां पे। भारत बनेगा अगर हिंदू के हित में या उसके साथ गलत होगा तो होगा। ये जो लोग चापलूसी अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं उनकी बात हम नहीं करते। हम जय हो नहीं करेंगे। सत्य और सत्य जानने की क्षमता है, उस पर हम बने रहेंगे, उसको मानेंगे, हम इस बात को स्वीकार करेंगे। मैं इस बात को कहता हूं कि आप एक बार बताएं, निंदा करें। वक्फ बोर्ड कोई भी बोर्ड, कोई भी धर्म किसी देश के संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है? सन 2014 में मनमोहन सिंह ने जो भी कुछ किया, वक्फ बोर्ड को जो पावर दिया, किस अधिकार के तहत दिया? क्या देश का मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? उस पर संविधान काम नहीं होना चाहिए। संविधान को मानते हैं कि नहीं है? देश संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कोई भी धर्म के आधार पर आ रहा हूं, एक मिनट रामपाल जी आ रहा हूं। और देश के संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश सुनाया गया है, वो अंतरिम आदेश जो सुनाया गया है, उसको आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं स्वागत करूंगा परंतु साथ में परंतु लगाऊंगा और कहूंगा। अधिकार है भाई, अधिकार है लोकतंत्र में देखिए यही खूबसूरती है महाराज जी। बिल्कुल मैं यही जानना चाह रहा था कि आप स्वागत करने के साथ किंतु और परंतु लगा रहे हैं या फिर बिना स्वागत किए किंतु परंतु कर रहे हैं? अगर आप स्वागत के साथ किंतु परंतु लगा रहे हैं तो यह भी इस देश में होता है। यही एकमात्र देश है जहां पर इसको स्वीकार भी किया जाता है। यही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसको कोर्ट भी समझती है, हमारा देश भी समझता है। यही तो खूबसूरती है। स्वागत तो बाकी लोगों ने भी किया, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उसको खारिज कर दिया, आपने भी स्वागत किया। अब अगर आप यहां पर कोर्ट करेंगे कि राम मंदिर का मामला, मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको दिक्कत थी, हिंदू पक्ष को दिक्कत थी, आप जाते कोर्ट में, आप भी जाते, आप चैलेंज करते, आपका अधिकार था। अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा तक हो गई, पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया, अब उसके बाद भी अगर आप कहेंगे हाँ एक पॉइंट आपने उठाया है, उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा पाल साहब भी उसका जवाब दे, उसका जवाब अतुल यादव भी दे और साथ में विकास में आपके पास आऊंगा। लेकिन चंद्रनाचू जी एक छोटा कमेंट आपका, क्या आप अभी भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं हिंदुओं के साथ जानबूझकर कहीं ना कहीं एक तरीके से कटौती हो जाती है, कोई भी मामला हो? वहां पर जैसे आपने कानून की इस वाली बात की, इसमें भी आपने कह दिया कि हम स्वागत तो करेंगे लेकिन भरे मन से करेंगे, ऐसा है क्या? कोई टीस है? नहीं बिल्कुल अतुल जी, मैं सीधा मेरा निवेदन है, हम नहीं गए कोर्ट पर 5 एकड़ जमीन लेकर के, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भाईचारा निभा ही रहे हैं, पर यही भाईचारे की उदारता, यही खूबसूरती देश के सभी मुसलमानों के साथ में भी हम निवेदन करते हैं। हम उनसे चाहते हैं कि जैसे हम उदारता दिखाते, हिंदू पक्ष उदारता दिखाता आ रहा है, वो लोग भी उदारता दिखाएं। और इस बात का जो समझदार मुस्लिम है वो विरोध करें कि कोई भी वक्फ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। जिस संविधान के ऊपर वक्फ बोर्ड को मनमोहन की सरकार ने रखा, जो ताकत दिया, वो संविधान के ऊपर जा रही है। उसको संविधान के दायरे में लेकर के आना, और कहीं भी चाहे हिंदू हमारे मंदिरों का कोई भी संपत्ति हो या कोई भी विषय हो, उसका जांच कहीं ना कहीं न्यायालय करता है या डीएम ही करता है, जिलाधिकारी करता है। तो हिंदू पक्ष के धर्मगुरु को हिंदू पक्ष की जितनी संपत्ति है ट्रस्ट की, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वक्फ बोर्ड के पेट में मैं यही तो कह रहा था ना चंद्रनाचू महाराज, मैं यही कह रहा था जो आप कह रहे हैं कि बड़े दिल से आप स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपने किंतु परंतु लगाया। यहां पर देखिए जो मांग पार्टियों की थी, जो राजनीतिक दलों की मांग थी, उस मांग को कम से कम यहां पर एक तरीके से खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि नहीं, कानून को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अंतरिम फैसला दे रहे हैं, उसमें कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं जो कि शंकाओं के दौर में थी शायद, और उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से टिप्पणी की। लेकिन पूरे कानून पर जो कि अलग अलग भ्रम फैलाया जा रहा था कि वक्फ कानून आएगा, जमीनें कब्जा हो जाएंगी, बीजेपी साजिश कर रही है जो कि सरकार में है, उस पर तो कम से कम झटका लगाया ना उन पार्टियों को। आपको यह भी समझना चाहिए, एक भ्रम वाली स्थिति शायद दूर होगी, इस पर भी चर्चा आगे होगी।